जो रशिया नहीं कर सका वो दोस्तों भारत ने कर दिखाया। दोस्तों ल्यूना 25 जिसके बारे में अब तक काफ़ी सारी खबरें और काफ़ी सारी बातें आपने सुनी होगी, वो आखिरकार डी बूस्टिंग में फेल हो चुका है और वो चंद्रमा की 2200 किलोमीटर की ऑर्बिट में एंटर नहीं कर पाया। और ल्यूना 25 से ऑलमोस्ट संपर्क टूट चुका है रशियन रोसकॉस्मोस का। और वहीं भारत ने अपने इसरो के माध्यम से चंद्रयान 3 में डी बूस्टिंग को जो सेकंड बूस्टिंग जो की थी वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर दी है। और चंद्रयान 3 महज 25 किलोमीटर से B134 किलोमीटर के ऑर्बिट में एंटर हो चुका है। चंद्रयान 3 जी हाँ दोस्तों, डी बूस्टिंग जिससे रशिया ना कर सका उसे इसरो ने कर दिखाया। और यही एक जो चीज़ है दोस्तों जो बहुत ही डिटेल में हम देख पा रहे हैं कि चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा जो एक एक छोटे छोटे जो स्टेप्स है बहुत ही केयरफुली रखकर चंद्रयान 3 को छोटी छोटी अचीवमेंट्स लेकर चांद की सतह पर उसको फतेह करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। चंद्रयान 3 और ल्यूना 25 दोनों चंद्रमा के चक्कर काट रहे थे और धीरे धीरे अपने घेरे को कम करते जा रहे थे, उनके ऑर्बिट को जो कम करते जा रहे थे और उनकी जो हाइट है चंद्रमा से उसको उसकी सरफेस के करीब लाते जा रहे थे। और ये होता कैसे है आपको समझाते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए दोस्तों, अगर खुद यान जो रहता है वो अपनी गति को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर धीरे धीरे धीमा करते जाता है। चंद्रमा की अगर यानों की गति के साथ कंपैरिजन की जाए तो यानों की गति धीमी कर दी जाए और चंद्रमा की ग्रेविटी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और उसे अपनी तरफ खींचने लगेगी, तो उसके बाद उनका जो ऑर्बिट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये गति को कम करना कहा जाता है। वैज्ञानिक टर्म्स में इसे डी बूस्टिंग, और जब डी बूस्टिंग होती है तो गति कम होती है और जो हाइट धीरे धीरे कम होती जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो मून की वो उसे अपनी तरफ खींचती है और इसलिए वो जो घेरा है जिसमें चक्कर काट रहे थे वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। और दोस्तों डी बूस्टिंग तो आपको पता चल गया, डी ऑर्बिटिंग भी होता है, यहाँ पर मैनोवर भी होता है। इसके लिए धरती के स्टेशंस, देश का जो विज्ञान है उस देश की स्पेस एजेंसी उसी ग्राउंड स्टेशन से एक मैसेज भेजती है और वहां पर इंजन फायर होते हैं। लेकिन ये ल्यूना 25 के लिए दोस्तों रोसकॉस्मोस जो है इसने परफॉर्म किया 2:10 के मॉस्को के टाइम के अनुसार 19 अगस्त को उसकी डी ऑर्बिटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन आज भी 20 अगस्त की बात की जाए तो ये चंद्रयान के लिए उन्होंने सुबह सुबह सक्सेसफुल डी ऑर्बिटिंग है जो वो हो गई और चंद्रयान 3 जो है वो अपने टारगेट ऑर्बिट 25 किलोमीटर B134 किलोमीटर में एंटर कर चुका है, जबकि ल्यूना 25 वो इसमें एंटर नहीं कर चुका। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि भारत ने वो कर दिखाया जो रशिया अब तक नहीं कर सका। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों? इसके पीछे के रीजन की अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा कारण इसके पीछे है ग्राउंड स्टेशंस की कमी। अर्थ ऑब्जर्वेटरी चीज की कमी रशिया के पास है, जबकि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। सिर्फ एक चाइनीज स्पेस एजेंसी को हटा दीजिए तो दुनिया भर की जितनी भी स्पेस एजेंसीज है वो सब भारत की बात मानते हैं, भारत के साथ में है और एक दोस्ताना रिश्ता कायम किए हुए है। फिर चाहे वो नासा हो, फिर चाहे वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी हो और कोई भी स्पेस एजेंसी, सब के सब मिलकर यहाँ पर इनपुट्स देते हैं, यहाँ पर अपनी रिसर्च इसरो के साथ शेयर करते हैं। और इसरो के साथ में इसरो ने उनकी काफ़ी मदद की है और वो भी काफ़ी मदद करते हैं इसरो की। इसके चलते इसरो का एक ऐसा रेपुटेशन है भारत का, वो अलग है इनके साथ। और भारत एक शांति प्रधान देश है, वो दूसरों के साथ में कभी भी कंपटीशन में इन्वॉल्व नहीं होता। जब कोल्ड वॉर चल रही थी उस वक्त रशिया और अमेरिका के बीच में बहुत कंपटीशन चल रही थी। ऐसी कंपटीशन भारत किसी के साथ नहीं करता। उसे अपने गोल्स जो है वो उसके क्लियर होते हैं, उसे अपने देश की जनता के हित, मानव जाति, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके वो अपने डिसीजंस लेता है, वो उसके लिए काम करता है, किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता। इसलिए हमने एक स्लो एंड स्टेडी रूट अपनाया, टाइम लिया और कम पैसे और कम कॉस्ट में एक एफिशिएंट मिशन जो है वो भेजा, चंद्रयान 3। और दोस्तों आराम से चंद्रमा पर उतरे और वहाँ पर वैज्ञानिक रिसर्च करे। हमने कोई होल्ड नहीं लगाई, हमने कोई कोल्ड वॉर यहाँ भी नहीं किया रशिया के साथ में, जिन्होंने काफ़ी तेज़ रॉकेट का इस्तेमाल किया और इसरो के बाद में उसने लॉन्च किया रॉकेट यहाँ पर। हमसे पहले और भी आगे पहुंच गए, लेकिन अब उतर पाने में अक्षम नजर आ रहे हैं। दोनों देश की स्पेस में अप्रोच को लेकर बड़ी बात यहाँ पर हो रही है।
विचारधारा की बात यहाँ पर है। अगर बात करें भारत की, तो भारत में सारी दुनिया की स्पेस एजेंसी के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन जो है वो बना के रखा है, जिसकी वजह से उसे धरती पर ग्राउंड स्टेशन की सबकी मदद मिल रही है। अलग अलग देखिए दोस्तों, हमारी अर्थ जो है वो अपनी धुरी पर चक्कर काट रही है और साथ में एक सूर्य के अराउंड एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, जिसके चलते होता क्या है कि लगातार एक देश चंद्रमा की तरफ फेस नहीं कर पा रहा। या यूं कहे कि जिस प्रकार से सूर्य का उदय होता है उस तरीके से चंद्रमा का भी उदय होता है। एक पर्टिकुलर मूवमेंट और टाइम में चंद्रमा एक पर्टिकुलर जगह से दिखना शुरू होता है और जब वो विजिबल होता है तभी उस तक के कम्युनिकेशन वहां भेजना, वहां पर क्या चल रहा है, उसके आसपास हमारा यान क्या है, कहां पे है, उसने कम्युनिकेट करना कैसे पॉसिबल हो पाता है। इन सब जब कोई पर्टिकुलर देश एक पर्टिकुलर भूभाग के ऊपर नहीं मौजूद और चंद्रमा उस वक्त दूसरे देश को उस वक्त फेस कर रहा है, तो चंद्रमा की ओर वहां पे ऑब्जर्वेटरी जो है वो वहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ले और उसे इसरो के साथ शेयर कर सकती है। और जो डेटा है उसे फिर हमें 24 घंटे एक पोजीशन जो है जो हमारे अर्थ यानी कि यहाँ पर मिलती है। ये काम रशिया नहीं कर पाया क्योंकि हमें ऑल टाइम इंफॉर्मेशन चंद्रयान 3 की मिल रही थी और रशिया को ऑल टाइम इंफॉर्मेशन ल्यूना 25 की नहीं मिल रही थी और वो काफ़ी स्पीड में पहुंच रहा था। दोस्तों, भारत ने जो 40 दिन में करने का जो फैसला लिया था चंद्रयान 3 को चांद पर उतारने का, और रशिया वो 8 से 10 दिन में करना चाहता था। और दोस्तों, रशिया के अर्थ में कम स्टेशंस होने की वजह से या कम रेफरेंसेस होने की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ उसी रीज़न की वजह से यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो फेस कर रहा है, क्योंकि उसको यान की जो है वो लाइव लोकेशन मिलना कम हो गई थी और ग्राउंड स्टेशंस की कमी की वजह से आप सिर्फ एक लिमिटेड समय के लिए चंद्रमा को जो है वो रशिया उसको कंट्रोल कर पा रहा था या उसको समझ पा रहा था, उसकी लोकेशन को, उसके आसपास की मूवमेंट को वो कम समझ पा रहा था। और दोस्तों, भारत का प्लस पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि हमने कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी को चोरी करने में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बल्कि दुनिया को भारत में कई सारे महान वैज्ञानिक हमने दिए हैं और कई हमारे भारत के जो नासा में काम कर रहे हैं, रॉसमॉस्कॉस में काम कर रहे हैं, इवन जापान के समय पर वहां पर भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य बहुत ही क्लियर रहा है इस प्रकार का कि टेक्नोलॉजी थेफ्ट या जो बोलना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना किसी भी देश का हमारा ये इंटरेस्ट कभी नहीं रहा है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक जो हमेशा इन सारी चीज़ों का स्वागत करते हैं वो है टैलेंट। दूसरे देश की स्पेस एजेंसी में अगर आप देखें तो चाहे वो इसरो के वैज्ञानिक हो, चाहे किसी भी फील्ड के वैज्ञानिक हो, दोस्तों भारत के वैज्ञानिक वहां पर कभी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे कि उनकी टेक्नोलॉजी लेकर या चोरी कर कर अपने कंट्री में वो अप्लाई करें, क्योंकि हमारा क्लियर इंटरेस्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग और सही तरीके से जो है वो काम करना रहा है। हमने कभी कोई गद्दारी नहीं की, कभी कोई गलत तरीके से कोई टेक्नोलॉजिकल थेफ्ट या कोई भी लेवल का जो है कंट्री लेवल पर ये चीज़ हमने कभी नहीं की। दोस्तों, आपके क्या विचार है चंद्रयान 3 जो इस रेस में आगे निकल गया है, ल्यूना 25 पीछे रह गया है, इसके बारे में अपने विचार जो है वो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो और आपको भारत की जीत यहाँ पे क्लियर दिख रही है तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर से लिख दीजिएगा और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।